नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। एक बार सभी लोग कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि ऑडियो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है क्या। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि किसी दिन अगर आप लोगों की जो क्लास है वो मॉर्निंग में नहीं हो पाती है किसी कारण से, तो आप लोग इस बात को लेकर ये कतई नहीं सोचें कि क्लास नहीं होगी। क्लास होगी, चाहे इवनिंग में हो। मोस्टली आप लोगों का जो समय है वो मॉर्निंग का ही है। मॉर्निंग 7 बजे। आज किसी कार्यवश आप लोगों की जो क्लास है वो इवनिंग में लेनी पड़ी है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग मेरे को कमेंट्स करके वॉइस के लिए बता दो ताकि मैं क्लास को आगे स्टार्ट कर दूं। ऑडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बताएं। वॉइस क्लियर नहीं है? बिल्कुल अभी वॉइस क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार बने रहें, वॉइस को बिल्कुल प्रॉपर कर दिया जाएगा। हाँ, नमस्कार सभी को। हाँ भाई, टेक्निकल टीम फटाफट से वॉइस को ठीक किया जाए। विद्यार्थियों को समस्या आ रही है, जल्दी से सोल्व करें इसको। हाँ भाई, जैसे ही वॉइस सही से आ जाए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर देना फटाक से। हाँ, अब बता दो। अब बताएंगे एक बार वॉइस के लिए। अजुद्दीन, चिंता ना करें, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत जल्दी आपके एग्जाम से काफी पहले, और जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि घबराने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोगों को मैं कंप्लीट थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और महत्वपूर्ण आने लायक प्रश्न कम से कम 250 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मैं करवा दूंगा एज ए मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बाकी आप लोगों को विगत भर्ती परीक्षा में हर टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन भी सोल्व करवा दूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई भी पढ़ लो भैया, जनरल साइंस, चाहे वो वुमन सुपरवाइजर के लिए हो, कोई भी हो, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साइंस तो सब में सेम होती है, लेकिन सीक्वेंस और टॉपिक मैं वो लेके चल रहा हूं जो अकाउंटेंट में है। चलो मैं क्लास को प्रारंभ करता हूं। अगर वॉइस वगैरह सब कुछ ठीक है तो मैं क्लास को आगे प्रारंभ कर देता हूं। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे को बीच में बता देना, मैं रिजोल्व कर दूंगा समस्या को। देखिए, लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे जंतुओं के आर्थिक महत्व की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? जंतुओं के आर्थिक महत्व की हम बात कर रहे थे। और जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है, इसमें बहुत सारे टॉपिक अपन ने नाम लिखे थे, लगभग 10 टॉपिक अपन ने नाम लिखे थे, वो अपने को पढ़ने हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, 1-2 दिन का समय लगता है फ्लुएंसी बनने में। जैसे ही 1-2 दिन में फ्लुएंसी बन जाती है तो फिर आप लोगों के टॉपिक जो है वो थोड़ी स्पीड से चलते हैं, इसलिए आपको इस बात को लेकर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइंस के लिए पहली क्लास में भी यही कहा था, अब फिर कह रहा हूं कि साइंस का एस भी अब तक नहीं पढ़ा है तो मेरे पे छोड़ दो भाई। ठीक है, पूरे टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से, बिल्कुल काफी समय पहले करवा दूंगा। प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दूंगा। और इसके अलावा आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको करा दूंगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा, आपको घबराने की आवश्यकता है नहीं। माइक की सेटिंग में कुछ इश्यू है, बच्चे ये कह रहे हैं। ओके, माइक को देखा जाए भाई फटाफट से, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताना भाई। शायद मेरे हिसाब से
अब जहां तक मुझे लग रहा है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी आप एक बार कमेंट्स कर दो ताकि मैं आगे चलूं। शेयर करो। लेकिन देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है एक शिक्षक के लिए कि आप जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम अपन बात कर रहे थे एपी कल्चर की, अब आप कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। एपी कल्चर में हम जो चर्चा कर रहे थे दोस्तों, टॉपिक था अपना मधुमक्खी पालन। हेडिंग लगा लो, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, साथ के साथ नोट करते चलना है। मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन ये अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। मधुमक्खी पालन में हमने लास्ट टाइम ये बात कर ली थी परिभाषाओं में कि वैज्ञानिक तरीकों से या आधुनिक विधियों को अपनाते हुए जो मधुमक्खी पालन किया जाता है या मक्खियों का पालन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एपी कल्चर कहते हैं, ठीक है। और एपी कल्चर में पहले थोड़ा वॉइस का मामला ठीक हो जाए ना, आप लोग एक बार मेरे को वॉइस के बारे में ओके कर देना तो मुझे काफी आनंद आ जाएगा आगे पढ़ाने में। मैं चेक कर लेता हूँ खुद ही, है ना, ठीक है। तो उस समय हम जो बात कर रहे थे कि वैज्ञानिक तरीकों से मधुमक्खियों का पालन करना जो है वो मधुमक्खी पालन कहलाता है, एपी कल्चर कहलाता है। फिर हमने मधुमक्खी के वर्गीकरण की बात की थी दोस्तों, जिसमें हमने देखा था मधुमक्खी का जगत, ठीक है। मधुमक्खी के जगत के बाद में हमने उसका संघ देखा, जगत जंतु, संघ ऑर्थोपोडा, वर्ग हमने देखा कीट वर्ग है, गण हायोमनोप्टेरा है, कुल जो है वो एपीडी, और इसके अलावा हमने जो बात की वो की वंश की, और वंश क्या है दोस्तों, वो है एपिस। क्या है वंश, एपिस वंश है, ठीक है। ये बातें अपन ने देख ली थी। फिर इसके बाद में हमने मधुमक्खी की जो प्रजाति है उस प्रजाति के बारे में अपन ने बात की थी, और हमने कहा था कि मधुमक्खी की 4 प्रजातियां हैं, और जो 4 प्रजातियां हैं उनमें एक प्रजाति का जो नाम था, आप सही कह रहे हैं, थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, ठीक है। सभी बने रहे, एक बार मैं देख रहा हूं कि क्या ये समस्या है। समस्या को सोल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे फिर आनंद आएगा नहीं, है ना। हाँ, जैसे आपको वही सही आ जाए बता देना, फिर अपन इस सेशन का आनंद लेंगे, चिंता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस की आपको टेंशन करनी नहीं है, जो मैंने ये बात आपको बोल दी है तो आपको किसी भी हालत में ये चिंता करनी नहीं है साइंस की। ओके, चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रमित यार भाई इतना थोड़ा टेक्निकल में हूं नहीं, रमित यार भाई इतना थोड़ा टेक्निकल में हूं नहीं, ठीक है। रमित यार भाई इतना थोड़ा टेक्निकल थोड़ा बनना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बिना टेक्निकल बने आज के समय में काम चलेगा नहीं, ठीक है ना। चलो तो आगे हम चर्चा करते हैं अब। पाएगी कहीं नहीं, चिंता मत करो, यही है बात। अब आ जाओ, देखिए दोस्तों, अब आपसे ये कहना चाहूंगा कि अपने इस समय को खराब नहीं करेंगे, कैसे, जैसे जो भी वही सारी है आज आप, क्योंकि सिस्टम थोड़ा नया मैंने लगाया है, लेकिन मुझे देखो इनके बारे में पता नहीं। अब आ जाओ, मैं गणेश सर को कॉल कर लूंगा क्लास के बाद में, और उधर के अपने जो टेक्निकल टीम है वो टेक्निकल टीम थोड़ा सा
एनी डेस्क पे लेके सही कर देगी दोस्तों। अब मेरा आपसे निवेदन यही है कि जैसी जो आवाज आ रही है पढ़ लो, पढ़ने में आनंद आ जाएगा, अंडर एस्टिमेट कर दो इस आवाज को। तो फिर अपन ने बात की कि जो एपिस इंडिका है, ठीक है, एपिस इंडिका की बात की अपन ने। तो एपिस इंडिका के बारे में पढ़ा कि संपूर्ण भारत में पाई जाती है। इसे मोना मक्खी कहते हैं, अंधकार में रहना पसंद करती है, लंबाई में लगभग 15 mm होती है, ये अपन ने पढ़ा, ठीक है। इसके बाद में हमने ये देखा कि स्वभाव में शांत होती है और शांत स्वभाव होने के कारण इसको पालना आसान होता है। ये अपने जो छत्ते बनाती है वो अंधकार में बनाती है, झाड़ियों के अंदर बनाती है, ये सारी बातें अपन ने कर ली थी। और एक वर्ष में लगभग जो है वो 10 से 15 किलो जो है वो शहद इससे हमें प्राप्त होता है। छत्ते का परिमाप हमने देख लिया था, लगभग 1 फीट का होता है। अब जो दूसरी प्रजाति है दोस्तों मधुमक्खी की, उसकी बात हम करते हैं। मधुमक्खी की, ठीक है, मधुमक्खी की दूसरी प्रजाति की बात करते हैं, ओके। और दूसरी प्रजाति है एपिस डोरसेटा। हेडिंग लगाइए दोस्तों, दूसरी प्रजाति का नाम लिखेंगे एपिस डोरसेटा। साथ के साथ लिखना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। पूरा क्लास में ही आपको मैं रिपीट करवा के याद करवा दूंगा। आज से अपन क्या करेंगे, क्लास जैसे ही होगी मैं आपको लास्ट के 5-10 मिनट रिपीट करवाऊंगा, साथ में रिपीट करेंगे, मैं प्रश्न भी बोलूंगा, आप उधर से कमेंट्स भी लिखेंगे। एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा मधुमक्खी की दूसरी प्रजाति का नाम क्या है दोस्तों? तो मधुमक्खी की दूसरी प्रजाति का नाम है एपिस डोरसेटा। अब एपिस डोरसेटा के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। एपिस डोरसेटा के बारे में हम बात करते हैं। और एपिस डोरसेटा की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि यह मधुमक्खी की सबसे बड़ी प्रजाति है। डोरसेटा का मतलब होता है चट्टान। क्या होता है? चट्टान। और चट्टान बड़ी होती है, इस तरह से याद रख लेना। तो पहली बिंदु लिखेंगे इसके लिए, पहली बात लिखिए, यह मधुमक्खी की सबसे बड़ी प्रजाति है, सबसे बड़ी प्रजाति है। यह मधुमक्खी की सबसे बड़ी प्रजाति है। अगर आपसे कहे कि मधुमक्खी की सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है, तो मधुमक्खी की सबसे बड़ी प्रजाति है एपिस डोरसेटा। दोस्तों आकार पूछ ले आपको इसका, तो इसका जो आकार है, देखिए हमने बात की थी कि एपिस इंडिका का आकार 15 mm था, लेकिन ये बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो इसका आकार 20 mm होता है। अगली बात लिखिए, इसका आकार 20 mm होता है। इसका आकार कितना होता है दोस्तों? 20 mm होता है। और इसे वृद्ध मक्खी भी कहते हैं, जेंट हनी बी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जेंट हनी बी भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, जूनियर अकाउंटेंट के लिए है, ठीक है, बिल्कुल ये क्लास जूनियर अकाउंटेंट के लिए है। और प्रॉपर आपका जो सिलेबस है टू दी पॉइंट आप लोगों के लिए रहेगी। आज मेरी सेकंड ही क्लास चल रही है दोस्तों, कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको। आकार में सबसे बड़ी है दोस्तों, इसलिए इसको वृद्ध मक्खी कहते हैं, जाइंट हनी बी कहते हैं। इसे सारंग या बोम्बारा, क्या कहते हैं इसको? सारंग या बोम्बारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसे उसको हम कहते हैं भारतीय मोना मक्खी, और इसको कहते हैं सारंग। तो अगली बात लिखेंगे, इसे सारंग, क्या कहते हैं इसको? सारंग, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? बोम्बारा। क्या है? बोम्बारा। इसे सारंग या बोम्बारा भी कहते हैं। प्रश्न पूछेगा, निम्न में से मधुमक्खी की किस प्रजाति को सारंग या बोम्बारा के नाम से जाना जाता है? तो हम कहेंगे एपिस डोरसेटा को सारंग या बोम्बारा के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, सारंग या बोम्बारा के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नोट कीजिए। अब सबसे बड़ी प्रजाति है तो शहद भी सबसे ज्यादा मात्रा में बनाती है। तो अगली बिंदु नोट कीजिए, यह प्रजाति शहद का उत्पादन यह प्रजाति शहद का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में करती है, सबसे अधिक मात्रा में करती है।
प्रश्न पूछे कि सबसे ज्यादा शहद का निर्माण कौन सी प्रजाति करती है, तो एपिस डोरसेटा करती है। कौन करती है दोस्तों, एपिस डोरसेटा। लेकिन ये स्वभाव में क्या होती है, खतरनाक होती है। स्वभाव में क्या होती है, खतरनाक होती है, और खतरनाक होने के कारण इसको पालना क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो अगला लिखिए, यह स्वभाव में खतरनाक होती है, यह स्वभाव में खतरनाक होती है, यह स्वभाव में खतरनाक होती है, इस कारण इसे पालना संभव नहीं है, इस कारण इसे पालना संभव नहीं है। ठीक है, अब आपका आंसर कैसे होती है, स्वभाव में खतरनाक कैसे होती है, तो दोस्तों इसका जो डंक है वो खतरनाक होता है। डंक क्या होता है इसका, डंक इसका खतरनाक होता है। और हम जानते हैं कि मधुमक्खी जो होती है, इस मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सारी बातें आपको लिखाऊंगा, पहले ये बातें नोट कीजिए। नोट कीजिए फटाफट से, इतनी बातें नोट कीजिए। आप लोगों को अगर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो वॉइस को थोड़ा डाउन कर लीजिएगा, कम करके सुन लीजिएगा। सिस्टम थोड़ा नया है, हो सकता है मुझे सेट करना नहीं आया होगा। क्लास के बाद में टेक्निकल टीम जो है वो इसको सेट कर देगी। तो मॉर्निंग में 7 बजे कल आपकी जो तीसरी क्लास होगी उसमें आपको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और रही बात, ऐसी मुसीबतें आती रहेंगी, इन मुसीबतों को पीछे छोड़ के ही अपने को आगे चलना है दोस्तों। इतना फोकस कीजिए, इतना फोकस कीजिए कि आपको ये एक्स्ट्रा वाली आवाज आज की क्लास में सुने ना, केवल जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको सुने। तो हमने कहा कि ये स्वभाव में खतरनाक होती है, और स्वभाव में खतरनाक होने के कारण इसको पालना संभव नहीं है। कैसी मक्खी है ये प्रवासी प्रकृति की मक्खी होती है। बोल तो माइग्रेटरी जो नेचर है, माइग्रेटरी नेचर की होती है, प्रवासी प्रकृति की होती है। प्रवासी प्रवृत्ति का मतलब होता है कि ये पहले तो क्या होती है कि स्थलीय क्षेत्रों में आ जाती है, लेकिन जैसे ही जून जुलाई आती है, तो जून जुलाई में कहाँ चली जाती है, पहाड़ों पे चली जाती है। ठीक है, और फिर जब बात आती है सर्दियों की, जब बात किसकी आती है, सर्दियों की बात आती है दोस्तों, तो सर्दियों के अंदर ये कहाँ चली जाती है, सर्दियों के अंदर ये मैदानी क्षेत्रों में वापस से लौट आती है। किन में लौट आती है, मैदानी क्षेत्रों में। इस बात को इस तरह से लिखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। निम्न में से मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति प्रवासी प्रकृति की है, माइग्रेटरी नेचर की कौन सी प्रजाति है। तो माइग्रेटरी नेचर पूछे, प्रवासी प्रकृति पूछे, तो प्रवासी प्रकृति की जो मधुमक्खी होती है वो होती है एपिस डोरसेटा। ये क्या होती है कि जून जुलाई के अंदर ये पहाड़ी क्षेत्र में चली जाती है, और जैसे ही फिर सर्दियों का मौसम आता है तो ये वापस से मैदानी क्षेत्रों में लौट आती है। तो अगली बात लिखेंगे इसके लिए, एपिस डोरसेटा के लिए लिखो, यह प्रजाति प्रवासी प्रकृति की, यह प्रजाति प्रवासी प्रकृति, माइग्रेटरी नेचर। ठीक है, तो मधुमक्खी की यह प्रजाति प्रवासी प्रकृति की होती है, प्रवासी प्रकृति की होती है। अर्थात प्रवासी कैसे, यह प्रवास कर जाती है, कैसे करती है, तो लिखेंगे अर्थात यह जून जुलाई में पहाड़ों पर चली जाती है, जून जुलाई में पहाड़ों पर चली जाती है, एवं सर्दियों के समय, एवं सर्दियां आने पर यह मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। कहाँ जाती है, मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है, मैदानी क्षेत्रों में आ जाती है। ठीक है, तो प्रवास हो गया ना। जैसे साइबेरियन क्रेन आती है अपने केवलादेव घना पक्षी विहार के अंदर आती है साइबेरियन क्रेन। तो हाँ, नमस्ते भाई लाली कुमारी, सभी को नमस्ते दोस्तों। तो प्रवासी प्रवृत्ति की कैसे हो गई,
कि जून जुलाई में पहाड़ी क्षेत्र में चली जाती है, जब गर्मियों का समय होता है तो पहाड़ी क्षेत्र में चली जाती है, और सर्दियों का समय होता है तो वापस से मैदानी भागों में आ जाती है। उत्तर भारत में इस प्रजाति को भंवर या भौरे है कहते हैं। क्या कहते हैं? भंवर या भौरे है कहते हैं। तो भारत का जो उत्तर भाग है, यानी उत्तरी भाग में लगभग हम भी थोड़े से शामिल है, ठीक है, तो नॉर्थ रीजन ही है अपना भी, तो उत्तरी भाग में इसको क्या कहते हैं? तो इसको भंवर या भौरे है कहते हैं। लिखिए, उत्तरी भारत में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखा रहा हूं डीपली, उत्तरी भारत में इसे भंवर, उत्तरी भारत में इसे भंवर या भौरे है कहते हैं। उत्तरी भारत में इसको क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं। इंग्लिश भी भंवर होगी, ठीक है। उत्तरी भारत में क्या कहते हैं? इसको भंवर कहते हैं या इसको भौरे है कहते हैं, ध्यान रहे। अब बात आती है जब उत्तरी भारत में इसको भंवर या भौरे कहते हैं तो फिर दक्षिणी भारत में इसे क्या कहते हैं? ध्यान रखना दोस्तों, दक्षिणी भारत में इस एपिस डोरसेटा जो प्रजाति है मधुमक्खी की, इसको सारंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सारंग। तो अगली बात लिखिए, दक्षिणी भारत में, अगली बात लिखेंगे, दक्षिणी भारत में इसे सारंग कहते हैं। दक्षिणी भारत में इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत में सारंग। निम्न में से मधुमक्खी की किस प्रजाति को उत्तरी भारत में भंवर या भौरे है कहते हैं? एपिस डोरसेटा को। अगला प्रश्न बनता है, एपिस डोरसेटा को दक्षिणी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी भारत में सारंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सारंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इतनी बात। और राजस्थान में क्या कहते हैं इसको? देखो, हम वैसे नॉर्थ रीजन में मुख्यतः भंवर भी अपन बोल देते हैं, लेकिन राजस्थान में इसको एक अलग ही नाम से बोलते हैं, ठीक है। और राजस्थान में जिस नाम से बोलते हैं वो नाम है इसका मोम माखी, मक्खी नहीं माखी, मोम माखी। लिखो, राजस्थान में इसे, राजस्थान में इसे मोम माखी, वैक्स बी कहते हैं, मोम माखी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? वैक्स बी कहते हैं, मोम माखी कहते हैं। तो उत्तरी भारत में भंवर, दक्षिणी भारत में सारंग, और राजस्थान में इसको भंवर माखी कहते हैं। क्या कहते हैं? भंवर माखी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा। लीजिए, दिख रहा है ना, आराम से स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं ये चाहूंगा कि आप लोग अगर साथ में लिखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अगर साथ में नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों तो ज्यादा मजा आएगा, जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इसके छत्ते का आकार हम देखें तो इसका जो छत्ता होता है दोस्तों, इसके छत्ते का आकार लगभग 1.5 से 1.25 मीटर तक होता है। मैं क्या बोल रहा हूं? फीट नहीं बोल रहा हूं, मीटर बोल रहा हूं। हमने कहा कि जो एपिस इंडिका थी उसके छत्ते का डायमीटर 1 फीट का था, लेकिन जब बात आती है एपिस डोरसेटा की तो एपिस डोरसेटा का जो छत्ता है इसके छत्ते का आकार लगभग 1.5 से 2 मीटर तक होता है भैया। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। लिखो, इसके छत्ते का आकार, इसके छत्ते का आकार पूछ सकता है एग्जाम में। इसके छत्ते का आकार 1.5 से 2 मीटर, 1.5 से 2 मीटर तक होता है। 1.5 से 2 मीटर तक इसके छत्ते का क्या होता है? आकार होता है। जबकि एपिस इंडिका का कितना था? 1 फीट था। कितना था? 1 फीट। अब एक बात बताइए, इसके छत्ते का आकार ही 1.5 से 2 मीटर है। इसके छत्ते का आकार ही क्या है? 1.5 से, हाँ बिल्कुल बंटी, 25 क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी सोमनाथ जी, गुड इवनिंग। 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन है। तो इसके छत्ते का आकार 1.5 से 2 मीटर है। तो जब इतना बड़ा छत्ता है भैया तो ये शहद की मात्रा भी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो वो प्रश्न पूछेगा, निम्न में से मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन करती है? तो वो है एपिस डोरसेटा। तो लिखो, ये सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन करती है। यह सबसे
ज्यादा शहद का, यह सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन करती है, यह सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन करती है। कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन करती है? तो एपिस डोरसेटा सबसे ज्यादा शहद का उत्पादन करती है। अब वहां पर हमने बात की थी कि जो एपिस इंडिका है उसके छत्ते से पूरे वर्ष भर में कितना किलो जो है वो शहद प्राप्त होता है, तो पूरे वर्ष में वो 10 से 15 किलो शहद उससे प्राप्त हो रहा था। लेकिन इसके छत्ते से एक बार में, अरे भाई 1.5 से 2 मीटर इसका आकार है एपिस डोरसेटा के छत्ते का, तो पूछेगा कि एपिस डोरसेटा के छत्ते से कितना शहद प्राप्त होता है। तो एपिस डोरसेटा मधुमक्खी के छत्ते से एक बार में 30 से 50 किलो तक शहद प्राप्त होता है। कितना होता है? 30 से 50 किलो तक शहद प्राप्त होता है। अगली बात नोट कीजिएगा, ठीक है। क्लास का टाइम मॉर्निंग में 7 बजे है भैया, आज किसी कारण से हो नहीं पाई थी, इस कारण मैं इवनिंग में ले रहा हूं। बाकी आपकी क्लास का जो समय वो मॉर्निंग में 7 बजे है, कल मॉर्निंग में 7 बजे ही क्लास होगी, ठीक है। चलिए अगली बात नोट करेंगे, ठीक है। अगली बात नोट करेंगे। अगली बात नोट करने से पहले मैं एक छोटा सा प्रयोग करके देख लूं क्या, आप लोग बता दो तो, ठीक है। ब्लैक रख लो क्या? कमेंट्स करके बताओ फटाफट कि आप लोगों को अगर व्हाइट देखने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या बैकग्राउंड को ब्लैक रखा जाए? फटाफट से बताओ, कमेंट्स करके बताओ जल्दी से कि व्हाइट बैकग्राउंड रखना है या ब्लैक बैकग्राउंड रखना है। बैकग्राउंड व्हाइट रखना है या ब्लैक रखना है, बता दीजिए, ताकि इस क्लास में सारी चीजें क्लियर हो जाए, वॉइस की भी क्लियर हो जाएगी, ताकि मॉर्निंग वाली क्लास में अपने को किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं आए। ये चीज आप बताओ, फटाफट से कमेंट्स करके बताओ ताकि मैं आगे चलूं। व्हाइट सही है सर, ओके व्हाइट सही है, ठीक है। तो व्हाइट सही है तो व्हाइट रख लेंगे। एक बंदा कह रहा है, सुरेश कह रहा है ब्लैक, शिव कह रहा है व्हाइट। चलो एक थोड़ा सा इस पे भी देख लेते हैं अपन कैसा दिखता है आपको, तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, चूंकि मेरी सेकंड क्लास ही है, अभी ये मेरी सेकंड क्लास ही है, इसलिए मैं आप लोगों से ये चीजें कंफर्मेशन कर रहा हूँ कि कल मॉर्निंग से 7 बजे जो क्लास होगी वो 3rd क्लास रहेगी मेरी। उसमें आपकी ये जो वॉइस की अभी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है वो इसमें ये भी मैं दूर करवा दूंगा, ठीक है। और साथ में ये चीजें भी आपकी कंफर्म हो जाए कि बैकग्राउंड व्हाइट चाहिए या चाहिए। अभी एक बच्चा बोल रहा था सर ऑटो पे कीजिए, फॉक्स आ रहा है, तो ये सारी बातें अभी हो जाए ना, तो बाद में क्या है कि अपने को बीच बीच में पढ़ने में जो है ना वो फिर डिस्टर्बेंस नहीं हो इन बातों को लेके, ये मैं चाहता भी नहीं, क्योंकि समय कम है, मैं बहुत फ्लोएंस में पढ़ाऊंगा, कल से बहुत ज्यादा फ्लोएंस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और एक बात फिर आपसे कह रहा हूँ, कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, कॉपी पेन जो है वो आप लोग साथ में लेके बैठा करो दोस्तों, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ब्लैक भी चलेगा। चलो ब्लैक पे देख लेते हैं, थोड़ा लिखो। इसके छत्ते से इसके छत्ते से एक बार में, इसके छत्ते से एक बार में 30 से 50 केजी किलो तक शहद प्राप्त होता है, ठीक है। एपिस डोरसेटा के छत्ते से एक बार में कितना शहद प्राप्त होता है? तो 30 से 50 किलो जो शहद है दोस्तों वो एक बार में प्राप्त होता है। ध्यान रखना, कहाँ बनाती है? छत्ते कहाँ बनाती है? एपिस इंडिका छत्ते बनाती है। कहाँ पर? तो एपिस इंडिका तो अपने छत्ते बना रही थी किसके अंदर? वो बना रही थी झाड़ियों के अंदर, ठीक है, छोटी जगहों में, पेड़ों के अंदर। लेकिन ये अपना जो छत्ता है वो ऊंचे वृक्षों में बनाती है, ऊंची चट्टानों पर बनाती है। जैसे आप कई बार देखते नहीं हो, जो अपने पानी की टंकी होती है बड़ी गवर्नमेंट वाली, उसके ऊपर कितना बड़ा छत्ता लगा होता है, ठीक है। तो काफी ज्यादा ऊंचाई पर ये अपने छत्ते बनाती है। तो देखो ये प्रजाति अपने छत्ते, यह प्रजाति अपने छत्ते, यह प्रजाति अपने छत्ते ऊंचे वृक्षों या चट्टानों पर, ऊंचे वृक्षों या चट्टानों पर बनाती है, ऊंचे वृक्षों या चट्टानों पर बनाती है, ठीक है। कहाँ बनाती है? ऊंचे वृक्षों या चट्टानों पर अपने छत्ते बनाती है।
चूंकि ये चट्टानों पर छत्ते बनाती है इसलिए इसको रोक बी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको रोक बी के नाम से भी जाना जाता है, चट्टानी मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। लिखिए इसे रॉक बी, इसे रॉक बी भी कहते हैं। बोले तो चट्टानी मक्खी, क्या कहते हैं इसको? चट्टानी मक्खी भी कहते हैं। निम्न में से मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति को चट्टानी मक्खी के नाम से भी जाना जाता है या चट्टानी मक्खी भी कहते हैं? तो चट्टानी मक्खी किसको कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं एपिस डोरसेटा को। किसको? एपिस डोरसेटा को। तो बहुत सारी अपन ने बात की कि उत्तरी राजस्थान में इसको भंवर कहते हैं, ठीक है, सॉरी उत्तरी भारत में इसको भंवर कहते हैं, दक्षिणी भारत में जो है इसको सारंग कहते हैं, राजस्थान में जो है इसको मोम माखी कहते हैं, वैक्स भी कहते हैं। सबसे बड़ी होती है। इसके शरीर का जो आकार है वो हमने देखा कि 20 mm होता है। इसके छत्ते का आकार हमने देखा 1.5 से 2 मीटर तक होता है। एक बार में 30 से 50 किलो तक क्या देती है दोस्तों? एक बार में शहद देती है, सबसे ज्यादा शहद देती है, सबसे खतरनाक होती है और खतरनाक स्वभाव की होने के कारण इसका पालन करना आसान नहीं है या संभव नहीं है, ठीक है। और छत्ते जो बनाती है वो अत्यधिक ऊंचाई पर बनाती है, ऊंचे वृक्षों पे बनाती है, जैसे ऊंचे चट्टानों पे बनाती है। और चट्टानों पे अपने छत्ते बनाने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दोस्तों चट्टानी मक्खी। क्या कहते हैं? चट्टानी मक्खी कहते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं तीसरी प्रजाति की। किसकी बात करते हैं? तीसरी प्रजाति की हम बात करते हैं। और तीसरी प्रजाति कौन सी है इस पर चलते हैं अपन। चलिए, तो मधुमक्खी की पहली प्रजाति तो अपन ने पढ़ी एपिस इंडिका, दूसरी प्रजाति पढ़ी एपिस डोरसेटा, तीसरी प्रजाति की बात करते हैं एपिस फ्लोरिया। कौन सी है? एपिस फ्लोरिया पढ़ लो या मेलिफेराई की बात है, पहले फ्लोरिया पढ़ लो फिर मेलिफेरा पढ़ लेंगे। तो तीसरी प्रजाति का नाम लिखिए एपिस फ्लोरिया या फ्लेरिया। एपिस फ्लेरिया लिख दो या फ्लोरिया, उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेरिया, प्रश्न गलत नहीं होगा। एपिस फ्लेरिया, एपिस फ्लेरिया दोस्तों देखो ये बातें कॉमन मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं। एपिस वंश का नाम है, फ्लेरिया जाति का नाम है और ये नामकरण की द्विनाम पद्धति है जो कैरोलस लिनियस साहब के द्वारा दी गई थी। बात करते हैं तीसरी प्रजाति की। ये जो एपिस फ्लेरिया है ये सबसे छोटी प्रजाति होती है। अगर वो कहे मधुमक्खी की सबसे बड़ी प्रजाति एपिस डोरसेटा, आपसे पूछे मधुमक्खी की सबसे छोटी प्रजाति, तो सबसे छोटी प्रजाति कौन सी होती है दोस्तों? तो ये सबसे छोटी प्रजाति होती है फ्लेरिया। कौन सी होती है? फ्लेरिया या फ्लोरिया, एक ही बात है, ठीक है मित्रों। सबसे छोटी है तो इसके शरीर का कोई ना कोई आकार तो होगा, तो इसके शरीर का आकार केवल 8 mm है और इसे श्रृंगा मक्खी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली बात लिखिए, पहली बात लिखिए, इसे श्रृंगा मक्खी, एपिस फ्लेरिया को क्या कहते हैं? श्रृंगा मक्खी कहते हैं। इसे श्रृंगा मक्खी भी कहते हैं, इसे श्रृंगा मक्खी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। यह सबसे छोटी प्रजाति है, सबसे छोटी प्रजाति है, मधुमक्खी की सबसे छोटी प्रजाति है, ठीक है। शरीर का आकार देखें तो इसका आकार कितना होता है? 8 mm होता है, 8 मिलीमीटर साइज होती है इसके शरीर की। एपिस इंडिका के शरीर का आकार था 15 mm। पूछ लेगा, ध्यान रखना, टफिस प्रश्न में या मैच करवाने वाले प्रश्नों में पूछ लेगा। एपिस इंडिका के शरीर का आकार था 15 mm, एपिस डोरसेटा के शरीर का आकार था 20 mm और जो एपिस फ्लेरिया है जो सबसे छोटी मधुमक्खी है उसके शरीर का आकार है 8 mm। कितना है? 8 mm। पूरी साइंस करवाऊंगा भाई, बिल्कुल चिंता ना करें, पूरी साइंस करवाएंगे। लेकिन एक बार शेयर कर दो यार, हो सकता है कि मैं समझ पा रहा हूँ, आज थोड़ा वॉइस में थोड़ी सी समस्या आ रही है, इस कारण से विद्यार्थी डिस्टर्ब हो गए, बग गए होंगे। लेकिन आप लोग शेयर कर दो, मॉर्निंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी आवाज में। मॉर्निंग में क्लास आप लोगों की 7 बजे से रहेगी, दिल्ली क्लास का समय आप लोगों का 7 बजे का, ये मॉर्निंग का। और कुछ नहीं निकला है, जो स्टूडेंट आज पहली बार देख रहा हूँ उसको बता दूं, कल एक क्लास हुई थी इंट्रोडक्टरी, थोड़ा सा हुआ था उसमें, आज ये दूसरी क्लास है। पहले बायोलॉजी ले रहे हैं, बायोलॉजी के बाद में बायोलॉजी के अंदर ही आपकी एनवायरनमेंट भी हो जाएगी, फिर बायोलॉजी के बाद में हम फिजिक्स,
ठीक है, ये प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, प्रौद्योगिकी के बाद में टेक्नोलॉजी के बाद में फिजिक्स और फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, सारे विगत भर्ती परीक्षाओं में आए हुए अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के आए हुए सारे पेपर आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, साइंस के, और संभावित जो प्रश्न है उनकी श्रृंखला आप लोगों को सोल्व करा दूंगा। कुल मिला के आप आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं दोस्तों, आपके नंबर नहीं कटने दूंगा, और वो तो आपको तभी समझ में आ जाएगा जब एक टॉपिक पूरा पढ़ा दूंगा, तो इसको मिला लेना हर कहीं से। ठीक है, और उसके बाद में देख लेना। ओके, तो समझ में आ जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। एपिस फ्लोरिया, एपिस फ्लेरिया की बात करते हैं। तो श्रृंगी मक्खी है, श्रृंगा मक्खी कहते हैं इसको, सबसे छोटी मक्खी है, आकार 8 mm होता है और छोटी है, तो इस प्रजाति से शहद भी क्या होता है, कम प्राप्त होता है, लेकिन सबसे मीठा शहद होता है। लिखो, इससे सबसे कम शहद प्राप्त होता है, सबसे कम परंतु सबसे मीठा शहद, सबसे मीठा शहद प्राप्त होता है, सबसे मीठा शहद प्राप्त होता है। देखो आगे इसी में मैं आपको बताऊंगा, फैक्ट में लिखाऊंगा कि शहद जो है वो प्राकृतिक, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा का घटक होता है, क्योंकि आगे हम बात करेंगे कि जो फ्रक्टोज है वो सबसे मीठी शर्करा होती है और सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है। नेचुरल जो है शुगर होती है वो जो किससे प्राप्त होती है, शहद से प्राप्त होती है। यहाँ इतना ही याद रखो कि एपिस फ्लेरिया प्रजाति से सबसे कम परंतु सबसे मीठा शहद प्राप्त होता है। दोस्तों छत्ते का आकार देखें तो बहुत छोटा सा होता है, ये खुद ही 8 mm की है। ठीक है, तो छत्ते का आकार और भी छोटा सा ही होता है। इसका कितना होता है, 15 से 24 सेंटीमीटर ही होता है, फिट में भी नहीं होता है। लिखो, इसके छत्ते का आकार, इसके छत्ते का आकार कितना होता है, तो इसके छत्ते का आकार होता है 15 से 24 सेंटीमीटर, 15 से 24 सेंटीमीटर होता है, 15 से 24 सेंटीमीटर होता है। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, अधीनस्थ बोर्ड है भैया, अधीनस्थ बोर्ड कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखना। फिर से बता दूं आपको, एपिस इंडिका के शरीर का आकार पूछे 15 mm, एपिस डोरसेटा के शरीर का आकार पूछे 20 mm, एपिस फ्लेरिया के शरीर का आकार पूछे 8 mm, एपिस इंडिका के छत्ते का आकार पूछे 1 फीट, एपिस डोरसेटा के छत्ते का आकार पूछे 1.5 से 2 मीटर, और एपिस फ्लेरिया के छत्ते का आकार पूछे तो 15 से 24 सेंटीमीटर। इसके एक छत्ते से एक बार में केवल 250 ग्राम जो है वो शहद प्राप्त होता है। लिखो, इसके एक छत्ते से, इसके एक छत्ते से एक बार में, एक छत्ते से एक बार में केवल 250 ग्राम शहद प्राप्त होता है, केवल 250 ग्राम शहद प्राप्त होता है। कि छोटी सी है बेचारी, कितना बनाएगी, इतना से बनाती है। ठीक है, खुद के बूते से बाहर तो बना नहीं पाएगी। नवीन धन्यवाद भाई। ठीक है, चलिए शेयर करो यार भाई लोगों, क्लास को तभी मजा आएगा। मॉर्निंग में 7 बजे क्लास रहेगी आपकी, रोजाना के समय 7 बजे। किसी दिन मॉर्निंग में क्लास नहीं हो पाती है तो स्किप ना करके इवनिंग में ले लेता हूँ आपकी क्लास। आज सेकेंड ही क्लास है। यस, अब देखिए दोस्तों, ये डरपोक प्रकृति की मक्खी होती है। ठीक है, और इतनी डरपोक होती है कि ये डंक ही नहीं मारती है, इतनी डरपोक होती है कि क्या नहीं करती है, ये डंक नहीं मारती है। तो यहाँ लिख दो, यह डरपोक प्रकृति की होती है, डंक नहीं मारती, डंक नहीं मारती है, डंक नहीं मारती है। ठीक है, मधुमक्खी का जो डंक है आपके दिमाग में आ रहा होगा बार बार, डंक के बारे में सर बता क्यों नहीं रहे, बताऊंगा आपको, चिंता मत करो, सारी चीजें बताऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। फैक्ट में लिखाऊंगा कि मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। लाल चींटियां जो छोड़ती है उसमें भी फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, अब फॉर्मिक अम्ल से क्या होता है कि हमारे स्वेल्विंग आ जाती है, जैसे मधुमक्खी कहीं खा जाती है तो सूजन आ जाती है ना, तो वो सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ूंगा। हाँ बिल्कुल, चलिए
आगे चले तो ये हो गई अपनी एपिस फ्लेरिया। श्रृंगा मक्खी कहते हैं, सबसे छोटी प्रजाति है, आकार 8 mm होता है, सबसे कम परंतु सबसे मीठा शहद है इसका। एक छत्ते का आकार 15 से 24 सेंटीमीटर है। इसके एक छत्ते से एक बार में केवल 250 ग्राम शहद प्राप्त होता है। डरपोक प्रकृति की होती है, डंक नहीं मारती है। चौथी जो प्रजाति है दोस्तों, चौथी प्रजाति की हम बात करें तो वो है एपिस मेलिफेरा। कौन सी प्रजाति है? एपिस मेलिफेरा। तो नंबर 4 लिखिए एपिस मेलिफेरा। 4 ही प्रजातियां मैंने आपको बताई थी कि मधुमक्खी की 4 प्रजातियां हैं, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लेरिया और अब बात करते हैं एपिस मेलिफेरा। चारों अभी करवाते हैं। एपिस मेलिफेरा करवाने के बाद आपको पूरा याद करवा देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना, क्लास के अंदर ही आपको ज्ञात करवा दूंगा, ठीक है। चलिए एपिस मेलिफेरा हेडिंग लगाएं, नंबर 4 एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा की बात करते हैं, ये चौथी प्रजाति है मधुमक्खी की। दोस्तों ये जो एपिस मेलिफेरा है ना, ये एपिस मेलिफेरा यूरोपियन प्रजाति है। कहां की प्रजाति है? यूरोपियन। अब आप कहेंगे साहब आप कह रहे थे कि भारतीय प्रजातियां 4 है, आपने हमें भारतीय प्रजातियों में पढ़ा दिया। भारत में है लेकिन ये यूरोप से आई है। भारत में लेकिन कहां से आई है? यूरोप से आई है। और ये जो भारतीय मोना जो मक्खी है एपिस इंडिका है, इस एपिस इंडिका मक्खी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। लेकिन ये जो मक्खी है एपिस मेलिफेरा, ये भारतीय मोना मक्खी जो है जिसको हम एपिस इंडिका कहते हैं, इसे लगभग 10 गुना ज्यादा शहद उत्पादन करती है। बातें फिर सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भारत में 4 प्रजातियां मधुमक्खी की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहली प्रजाति हमने एपिस इंडिका पढ़ी, दूसरी प्रजाति एपिस डोरसेटा पढ़ी है, तीसरी प्रजाति एपिस फ्लेरिया पढ़ी। अब चौथी प्रजाति हम एपिस मेलिफेरा पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि एपिस मेलिफेरा यूरोपियन है। यूरोपियन है का मतलब है कि ये प्रजाति यूरोपियन है लेकिन यूरोप से ये भारत में आई है, तो यूरोपियन प्रजाति है। वैसे अब भारत में है इसलिए हम भारत वाली में पढ़ रहे हैं। खास बात क्या है कि ये जो एपिस मेलिफेरा है, ये एपिस इंडिका से, भारतीय मोना मक्खी से काफी ज्यादा मिलती जुलती है दिखने में, लेकिन ये उसकी तुलना में 10 गुना ज्यादा शहद का क्या करती है? उत्पादन करती है, ठीक है। ये भी डरपोक प्रकृति की होती है। वो कैसी थी? एपिस इंडिका कैसी थी? भारतीय मोना मक्खी, वो शांत स्वभाव की थी, डरपोक नहीं थी, शांत स्वभाव की थी, ठीक है। एपिस फ्लेरिया डरपोक, डंक नहीं मारती है। और एपिस मेलिफेरा ये भी क्या करती है? ये भी डरपोक प्रकृति की है। और डरपोक प्रकृति के होने के कारण ये भी क्या नहीं करती है? डंक नहीं मारती है, इसलिए इसको भी आसानी से पाला जा सकता है, ठीक है। खास बात है ये जो एपिस मेलिफेरा है, इस एपिस मेलिफेरा मक्खी का व्यावसायिक महत्व है। व्यावसायिक महत्व का मतलब हो गया कि ये व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण का मतलब ये हो गया कि जब हम शहद का व्यापारिक रूप से उत्पादन करते हैं। अब व्यापारिक रूप से उत्पादन कैसे करते हैं? व्यापारिक रूप का मतलब बेचने के हिसाबदारी से हम जब शहद का उत्पादन करते हैं तो इसी प्रजाति का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं बताऊंगा, पहले लिखिए। पहली बात लिखिए, यह प्रजाति यूरोपियन है। यह प्रजाति यूरोपियन है। यह प्रजाति कैसी है? यूरोपियन है, ठीक है, ओके। लिखिए अगली बात, लिखिए यह एपिस इंडिका। यह एपिस इंडिका यानी कि ब्रैकेट में लिख देना भारतीय मोना। कौन सी मक्खी? भारतीय मोना से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। ये एपिस इंडिका से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, काफी ज्यादा मिलती जुलती है, यानी उसके जैसे ही दिखती है। लेकिन अगली बात लिखेंगे, अगली बात लिखिए, अगला नोट लगा दो, सॉरी अगला एरो लगा दो। लेकिन यह प्रजाति एपिस इंडिका से, यह प्रजाति एपिस इंडिका से 10 गुना ज्यादा शहद उत्पादन करती है। 10 गुना ज्यादा शहद उत्पादन करती है। क्या करती है? 10 गुना ज्यादा शहद उत्पादन करती है। डरपोक प्रकृति की है, आसानी से पाला जा सकता है। अगली बात लिखिए, यह डरपोक प्रकृति की है।
डरपोक प्रकृति की है, अतः इसे आसानी से पाला जा सकता है क्योंकि डंक नहीं मारेगी। ठीक है, डंक क्या होता है? मधुमक्खियों में डंक इनका जो रक्षक हथियार होता है, ध्यान रखना, शत्रु से सुरक्षा के लिए। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मधुमक्खियों में अपने शत्रुओं से सुरक्षा के लिए कौन सी संरचना पाई जाती है, तो डंक मधुमक्खियों में शत्रुओं से सुरक्षा के लिए पाया जाता है, ध्यान रखिए। यह डरपोक प्रकृति की होती है, अतः इसे आसानी से पाला जा सकता है क्योंकि डंक तो मारेगी नहीं, अतः इसे आसानी से पाला जा सकता है। ठीक है, आसानी से क्या किया जा सकता है? पाला जा सकता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, लिखो यह है व्यावसायिक दृष्टिकोण से, यह व्यावसायिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रजाति है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रजाति है, महत्वपूर्ण प्रजाति है। कैसे? ये शहद का व्यापारिक रूप से, शहद जो होता है या इसका शहद जो है, इस प्रजाति का शहद जो है वो व्यापारिक रूप से श्रेष्ठ होता है, यानी बेचने में श्रेष्ठ होता है। लिखो इसका शहद, इसका शहद व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक रूप से श्रेष्ठ होता है, इसका शहद व्यापारिक रूप से क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, व्यापारिक रूप से श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ओके। तो हमने 4 प्रजातियों के बारे में यहां पर बात की दोस्तों। यहां पर हमने कितनी प्रजातियों की बात की? 4 प्रजातियों की अपन ने बात की। कौन कौन सी प्रजाति की बात की, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं, अब आप सुनना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। प्रजातियां, मधुमक्खी की प्रजातियां, और प्रजातियों में हमने बात की कि इसकी 4 प्रजातियां हैं। ठीक है, मधुमक्खी की 4 प्रजातियां हैं, 1 2 3 और ये 4। ये 4 प्रजातियां मधुमक्खी की हैं, जिसमें एक का नाम तो क्या था? एपिस इंडिका। एक प्रजाति का नाम था एपिस डोरसेटा, एपिस डोरसेटा। एक प्रजाति का नाम था एपिस फ्लेरिया, एपिस फ्लेरिया, और एक का नाम था एपिस मेलिफेरा। क्या है? एपिस मेलिफेरा। क्लियर? ये 4 प्रजातियां हैं। चारों प्रजातियों में हमने देखो क्या क्या देखा। हमने देखा ये मक्खी क्या है, ये भारतीय प्रजाति है। कौन सी प्रजाति है? भारतीय प्रजाति है। कहाँ रहना पसंद करती है? अंधकार में रहना पसंद करती है। आकार कितना होता है? आकार होता है इसका 15 mm। कितना होता है? 15 mm। छत्ते का आकार कितना होता है? 1 फीट का परिमाप होता है। कैसी होती है? स्वभाव में शांत स्वभाव की होती है। इसका पालन किया जा सकता है, पालन किया जा सकता है। क्या कहते हैं इसको? भारतीय मोना मक्खी कहते हैं। ये सारी बातें हमने किसके बारे में याद रखनी है? ये सारी बातें हमें याद रखनी है इसके बारे में, एपिस इंडिका के बारे में। किसके बारे में याद रखनी है दोस्तों? एपिस इंडिका के बारे में याद रखनी है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात क्लियर है? मित्रों क्लास को भी शेयर करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई हेमराज जी, धन्यवाद। ओके, फिर डोरसेटा की बात करें अपन, तो डोरसेटा में हमने क्या क्या बात की? चट्टानी मक्खी है, चट्टानी मक्खी है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मक्खी है, सबसे खतरनाक है। क्या है? सबसे खतरनाक है। शहद सबसे ज्यादा, शहद का उत्पादन सबसे ज्यादा, क्योंकि छत्ते का परिमाप कितना है? 1.5 से 2 मीटर। छत्ते का परिमाप 1.5 से 2 मीटर है। कहाँ रहती है? चट्टानों पर चट्टानी हो गई। इसको उत्तर भारत में क्या कहते हैं? भंवर कहते हैं। इसको दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? सारंग कहते हैं। इसको राजस्थान में क्या कहते हैं? वैक्स भी कहते हैं, मोम माखी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोम माखी कहते हैं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उग्र स्वभाव की होती है, खतरनाक होती है। ऊंचाई पर अपने क्या बनाती है? ऊंचाई पर अपने बनाती है दोस्तों छत्ते। ठीक है, फिर एपिस फ्लेरिया की बात की अपन ने, एपिस फ्लेरिया की बात की, तो एपिस फ्लेरिया जो है इसकी हमने बात की, और इसकी बात हमने क्या की कि इसका जो आकार है, देखो डोरसेटा का आकार नहीं लिखा अपन ने, ये 20 mm की होती है। फ्लेरिया सबसे छोटी प्रजाति होती है, सबसे छोटी प्रजाति है। आकार देखे तो 8 mm,
इसके छत्ते का आकार देखें तो 15 से 24 सेंटीमीटर, केवल 250 ग्राम, केवल 250 ग्राम जो है वो शहद उत्पादन करती है एक बार में। ये कितना करती है एक बार में? 30 से 50 केजी, 30 से 50 केजी करती है। ठीक है, इसके बारे में दो चार बातें ये छोटी छोटी। और ये क्या है? डरपोक प्रकृति की है। डरपोक प्रकृति की है तो क्या नहीं करती? डंक नहीं मारती। ठीक है, एपिस मेलिफेरा की बात की, ये व्यावसायिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। इसका आकार हमने देखा, आकार वगैरह की अपन ने बात की, देखिए अभी। ठीक है, इसके आकार की अपन ने बात की थी। आकार, अच्छा इसका आकार अपन ने देखा नहीं है ना। ठीक है, इसके आकार की जरूरत भी नहीं इतनी। ओके, यूरोपियन प्रजाति है ये, यूरोपियन प्रजाति है। और इसके अलावा यूरोपियन प्रजाति, इसके अलावा किससे मिलती जुलती है? ये एपिस इंडिका से, एपिस इंडिका से मिलती जुलती है। एपिस इंडिका से क्या है दोस्तों? मिलती जुलती है। ये शांत स्वभाव की, और डरपोक, ये भी कैसी है? डरपोक है। इसका पालन किया जा सकता है। इसका शहद जो है वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें अपन ने की। देखिए नवीन, बिल्कुल मुझे पता है वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो रही है, लेकिन बाकी जो विद्यार्थी लगातार जो मुझे सुन रहे हैं उनको मैं पहले ही बोल दिया था कि आप लोगों को आज की क्लास को तो जैसे तैसे भी है मैनेज करना है, पढ़ना है, देखना है। ठीक है, मॉर्निंग में होती है क्लास का समय, वैसे मॉर्निंग में रहता है 7 बजे का। कल मॉर्निंग में 7 बजे क्लास मिलेगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अब हम बात करें आगे। तो आगे अपन जो बात करेंगे अगले सेशन में, उसमें अपन बात करेंगे कि मधुमक्खी पालन की विधियां कौन सी हैं। तो मधुमक्खी पालन की विधियों में एक जो विधि है वो तो होती है, मुख्यतः 2 विधि होती हैं। थोड़ा सा आपको आउटलाइन बता देता हूं ताकि कल को पढ़ने में मजा आएगा। 2 विधियां होती है मुख्यतः, एक पुरानी या देसी विधि होती है दोस्तों, ठीक है, जो आप जानते ही हैं। ठीक है, और एक आधुनिक विधि होती है। तो आधुनिक विधि क्या है और देसी विधि क्या है, इनके बारे में हम कल जो है वो क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। फिर हम बाद में ये भी बात करेंगे कि मधुमक्खी जो पालन है इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, लाभ क्या है? तो हमें वैक्स प्राप्त होता है, हमें शहद प्राप्त होता है। शहद से हमें क्या उसका संगठन है, क्या हम उससे करते हैं, ये बात करेंगे। उसके अलावा हम काफी सारे फैक्ट देखेंगे कि इसके संघ वगैरह का नाम तो खैर अपन ने देख लिया था, उनको ज्यादा रिपीट करेंगे नहीं। फिर अपन इनमें व्यवहार देखेंगे, वो व्यवहार इंपॉर्टेंट है। उस व्यवहार के अंदर क्या होता है? नृत्य पाया जाता है इसमें, एक घूमर नृत्य होता है, एक वालरा नृत्य होता है, उन सब के बारे में हम कल बात करेंगे। तो कल का जो सेशन होगा मॉर्निंग का 7 बजे का, उस सेशन के अंदर आपका मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ के साथ लिखते चलना, साथ के साथ में पढ़ते चलना। इतना समय आप लोगों के पास नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मैं फिर आपको कह देता हूं, अगर आप साइंस में अभी तक एस बी साइंस का नहीं पढ़ा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा स्कोरिंग करवाऊंगा। बस आपको किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, मतलब इस बात से नहीं कि हम कितना ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब इस बात से कि हम जो पढ़ते हैं वो कितना अच्छे से पढ़ते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। आप लोग साइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और साइंस के क्वेश्चन आने हैं 25, और 25 जो क्वेश्चन है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको 25 के 25 क्वेश्चन ठीक करवाऊंगा। सबसे पहले तो आप जो है वो पॉजिटिव रहें। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आप ये मत सोचो सर 25 कैसे आ सकते हैं, बिल्कुल आपके पेपर में दिखा दूंगा कि पढ़ाया हुआ। तो अब वो 25 आप कैसे हल कर पाएंगे, उसका एक ही तरीका है। एक तरीका तो है कि आप डेली क्लास लें, डेली क्लास लें। आप अभी बाकी टाइम में जो है वो बाकी सब्जेक्ट पढ़ो। जब मैं 1 घंटे आपको पढ़ाने आता हूं, उस 1 घंटे में आप मुझे पढ़ें, क्लास छोड़े नहीं। ऐसे नहीं कि बाद में देख लेंगे, नहीं, लाइव देखने का एक अलग ही कंसंट्रेशन होता है, क्योंकि जब आप बाद में देखेंगे तो आप स्पीड बढ़ा लोगे, आप आगे बढ़ा लोगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करो कि आप क्लास को लाइव देखें। लाइव देखने के साथ साथ, डेली क्लास देखने के साथ साथ राइट करें, यानी कि क्लास को साथ में लिखें, कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि मेरी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है। जिस तरह से मैं लिखा रहा हूं तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत सोचना कि स्क्रीनशॉट की प्रिंट आउट निकाल लूंगा, नहीं, हाथ से लिखना है। मैं जो बता रहा हूं, अगर आपको 25/25 स्कोर करना है तो, क्योंकि हमारा टारगेट 25/25 है और उसके लिए रामबाण औषधि दे रहा हूं, बस ये कर लेना। आपको खुद को आने वाले 7 दिन के बाद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप खुद ये कहोगे कि सर बिल्कुल वी कैन डू, कर सकते हैं। डेली क्लास लेनी है, साथ में लिखना है। फिर मैं आपको क्विज सोल्व कराऊंगा। ठीक है, क्विज के अंदर मैं आपको टॉपिक से रिलेटेड ओल्ड एग्जाम पेपर, ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन बोलो इसको,
क्योंकि जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। जैसे जंतु का आर्थिक महत्व पूरा हो गया, तो जंतु के आर्थिक महत्व से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पिछले 10, 12, 15 साल में आए हुए हैं, अधीनस्थ बोर्ड में तो क्या आया हुआ है, आरपीएसएम क्या आया हुआ है, वो सारे सोल्व करेंगे। इसके बाद में आपको मैं सोल्व करवाऊंगा क्या, आपको मैं सोल्व कराऊंगा इसी यूनिट से संबंधित 10, 15, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि काफी सारी चीजें आ जाएंगी। 15-20 क्वेश्चन करवाऊंगा, 15 मान लो मार के, 15 क्वेश्चन पूरा डिस्क्रिप्शन में। तो ये तो ओल्ड एग्जाम में कम से कम 25-30 क्वेश्चन तो अपने को यहाँ से मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट करवा दूंगा। उसके अलावा आप थ्योरी को पढ़ रहे हैं, बस इतना कीजिए। आपने क्या किया, क्लास टाइम पे क्लास देखी, साथ में लिखा। जब क्विज मैं आपको करवा रहा हूं तो क्विज आपने देख ली, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक के करवा रहा हूं तो वो आपने देख लिए। मान के चलो कि आपके 4 यूनिट जो है वो केमिस्ट्री में, 4 यूनिट तो किस में, केमिस्ट्री में, 4 यूनिट आपकी किस में, फिजिक्स में, और आपकी लगभग मान के चलो 10-12 जो यूनिट है ना, ये छोटे छोटे हैं, मैंने इनको डिवाइड कर दिया। 10-12 है नहीं, वैसे तो 6-7 हैं, ठीक है। तो मैं उनको उसी हिसाब से लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ इनको। मैंने इनको डिवाइड करके 12-13 बना दिया है। ये बायोलॉजी है, ठीक है, ये बायोलॉजी है। अब वो टेक्नोलॉजी इसी के अंदर आ गई है ना, टेक्नोलॉजी फिजिक्स के अंदर ही आपके दे रखी है, लेकिन वो है अलग से एक बिंदु, तो पूरा पढ़ेंगे। अब एक बात बताओ, आपकी 4 और 4 8 और 8 16 यूनिट है। कितनी यूनिट है टोटल, 16 यूनिट। अब दोस्तों अगर एक यूनिट को इस तरह से ढंग से पढ़ने में मान लीजिएगा आपके 2 दिन या 3 दिन, एक यूनिट के हम 3 दिन मान लेते हैं, पूरी थ्योरी, ओल्ड पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, तो 16 × 3 48 दिन, 48 डेज, 48 डेज। जबकि आपके पास अभी दिन शेष कितने, 56, 56 दिन है। अरे जो टेंटेटिव डेट आपको दी हुई है, जो एग्जाम की टेंटेटिव डेट आप लोगों को दी हुई है ना, ये टेंटेटिव डेट में आपके अभी 56 दिन बच रहे हैं, और मैं समय कितना ले रहा हूं, केवल और केवल 48 दिन, ठीक है। और 48 में भी क्या करेंगे, जैसे कुछ यूनिट बहुत छोटी है तो उनमें 2 दिन ही लगेंगे, समझ गए। तो हो सकता है कि 45 दिन में ये सलट जाए, लेकिन आप 48 दिन मान के चलिए। 48 दिन के अंदर अपना ये पूरा पोर्शन एकदम शानदार तरीके से, रोजाना डेली क्लास पढ़ी, उसकी थ्योरी आपने लिखी, उसको सोने से पहले पढ़ लिया, 15 मिनट में पढ़ लिया। आज जो मैंने लिखा है वो 10 मिनट 15 मिनट में आप रिपीट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनको आप स्पीड बढ़ा के 5 मिनट में देख सकते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा उनको आप 5 मिनट में देख सकते हैं। तो पूरी यूनिट का रिविजन जो है वो मुश्किल से 30 मिनट में आप कर सकते हैं इन वीडियो के सारे, ठीक है भाई। 15-20 मिनट तो लिखा हुआ, और 10-10 5-5 मिनट में आप क्विज देख लोगे स्पीड बढ़ा के वापस से। तो प्लेलिस्ट बनवा देंगे आपकी इसके लिए, तो वहां आपको मिल जाएंगे एक जगह ही, 30 मिनट में रिवीजन कर सकते हो। 48 के बाद में दिन आपके पास बचते हैं 8 दिन। कितने दिन से बचते हैं, 8 दिन बचते हैं। एक दिन तो घटा दो, यानी 1 वीक बचता है, 1 वीक। ये जो 1 वीक आपके पास बचता है, इस 1 वीक में आप पूरे मैटर को, जो आपने थ्योरी लिखी है, जो मैंने डेली लिखाई है, इसको, ठीक है। और मैं तो कहूंगा ज्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन भी साथ में आप लिख लें, इतने ही तो है। 15-20 क्वेश्चन तो 20-25 क्वेश्चन तो होंगे ओल्ड एग्जाम में आए हुए, और 10-15 क्वेश्चन होंगे इंपॉर्टेंट वाले जो महत्वपूर्ण। और मैं कचरा पट्टी पढ़ाऊंगा नहीं, सीधा सटीक अपन तो निशाना मारेंगे, क्योंकि अपनी तो यही खास बात रही है भैया। उठा के देख लो, इतिहास गवाह है। चाहे 2015 की अकाउंटेंट की बात कर लो, चाहे एलडीसी की बात कर लो, चाहे उसके बाद आने वाली एलडीसी जो गई है उनकी बात कर लो, ठीक है। अपन तो सटीक पढ़ाते हैं, कोई कचरा पट्टी नहीं पढ़ाऊंगा, सटीक बातें पढ़ा रहा हूं। आपने देख लिया, सारी साथ में पढ़ते चलो, कुछ नहीं करना। रोजाना का ये जो 1 घंटा है ना, ये आपको 25/25 लगेगा, पर इस 1 घंटे को ईमानदारी से, इस 1 घंटे को ईमानदारी से रखना। किसी दिन कारणवश आप क्लास नहीं ले पाए तो वो बात अलग है, ठीक है, वो बात अलग है कि आप बाद में क्लास ले लेना, लेकिन कोशिश करना कि लाइव क्लास लो। लास्ट के 7 दिन में बछीड़ मार के जाना, जितना लिखा है ना, जो भी आपके 100-150 पेज हो, उनको बैठना और रोजाना 3 घंटे डेली पढ़ोगे तो 7 दिन में 21 घंटे में पूरी और रीड करके जाओगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को कि एग्जाम से जब आओगे तो आप सर 25 में से 25 पढ़ाए हुए में से थे, और हम लगभग 22 और 23 सही करके आए। 1-2 तो देखो राम जी राजी वह जब गलत हो ही जावे, ठीक है। तो एक आधा तो गलत हो जाए, उसकी मैं कहता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी आप शानदार इसको लेके आओगे। सिर्फ 1 घंटा चल के देखो मेरे साथ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। साइंस में पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा आपके सिलेबस में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल मॉर्निंग में
कल अपना जो मॉर्निंग का जो समय रहेगा ना, वो मॉर्निंग का टाइम अपना 7 बजे का, फिर मैं बता देता हूँ। दिल्ली मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है अपनी। आज कारणवश मैंने इवनिंग में क्लास ली, और ये जो आवाज में जो समस्या आई है, इस आवाज वाली समस्या का भी अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, कर देंगे, मंगा लिए ताम झाम, मैंने ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुझे हो सकता है कहीं सेट नहीं करना आया होगा, लगाना नहीं आया होगा, इधर उधर कुछ हिल रहा होगा, तुरचुर पुरपुर की आवाज आ रही है, मैं भी सुना था अभी। पर फिर भी जो विद्यार्थी लगातार रुके रहे, बस यही होता है। आपका कंसंट्रेशन इतना होना चाहिए कि और कोई आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए, आपको केवल वो चीज सुनाई देनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका आज का मैटर हो गया। कल अपन ने इंट्रोडक्टरी में बात कर ली थी एपिस से इंडिका की, आज अपन ने एपिस डोरसेटा की बात कर ली। ठीक है, फिर तीसरी प्रजाति की अपन ने बात कर ली एपिस फ्लेरिया के रूप में। एपिस फ्लेरिया के बाद हमने बात कर ली एपिस मेलिफेरा के रूप में। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन ने इसका पूरा रिवीजन कर लिया, साथ ही साथ मैंने आपको वापस से याद करवा दिया, रटवा दिए यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद ये आपको मैंने पूरी स्ट्रेटजी आपको समझा दी कि किस तरीके से क्या अपने को करना है, क्या अपना मामला रहेगा। ठीक है, तो जुड़े हुए सभी साथियों, मैं रोज रोज इन बातों में ये समय खराब नहीं करूंगा, क्योंकि देखो अब 5 मिनट 6 मिनट आपको समझाया, तो 5-6 मिनट में तो मैं एक पेज पढ़ा दूंगा पूरा, इसलिए मैं डेली नहीं बताऊंगा। ये जो स्ट्रेटजी है ना, इसको अपनी कॉपी पे लिख लो और ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और रखना, जिस दिन एग्जाम देके आओ ना, 56 दिन के बाद में आपके एग्जाम हो, जरूर कमेंट्स कर देना। ठीक है, वीडियो के नीचे जाके चैनल पे कमेंट्स करना और बताना मेरे को, क्योंकि मैं लाइव आऊंगा आपको पेपर सॉल्व करवाने के लिए, तब आपकी जबानी सुनूंगा मैं। ठीक है, और आज ही कराऊं आपको, इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कराऊं कि कोई बिंदु छोड़ूंगा ही नहीं। जो सिलेबस दिया हुआ उससे बाहर से तो क्वेश्चन आने से रहा, और बाहर से ले आएगा तो साले को डिलीट करवा देंगे, इतनी बड़ी कोई तोप है नहीं कोई लाने वाला। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस के अंदर से जो टॉपिक क्लियर है अपने, उन टॉपिक में से पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा दिमाग लगा के अपन चलेंगे, उसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, और पुराना आधार भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो देता हूं वाणी को विराम, मिलता हूं कल मॉर्निंग में सुबह 7 बजे। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।